हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रघु पीसीएम सेंटर पे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हो हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, रघु पीसीएम सेंटर, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आज से हम ये नया चैनल अपना बनाए हैं और इस चैनल पर आज से हम 11th और 12th वालों के लिए फिजिक्स के वीडियो रेगुलर अब डालते रहेंगे, जो कि एक रिवीजन बैच होगा। और आने वाले समय में जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसको देखते हुए हम तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में हम सबसे पहले हम फिजिक्स का जो है सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस जो फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट चलते हैं बुक, तो हम इन दो पार्टों को खंडका और खंडखा में बांट दिए हैं। तो इसमें जो है पहला चैप्टर क्या है कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा वैद्युत धारा, चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, पांचवा चुंबकत्व और द्रव्य, और छठा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, सातवां वैद्युत धारा जिसको एसी कहते हैं, और आठवां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब दूसरी बुक जो हमारी है खंडखा में, तो उसमें दूसरी बुक में जो है नवा चैप्टर क्या है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र और तरंग प्रकाशिकी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों इसमें शामिल हैं। 10वां विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, और फिर परमाणु नाभिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो कि खुद की एक अपनी यूनिट है। तो इनमें हम कुल मिला के इस चैप्टर में 9 यूनिटें हैं। 9 यूनिटें कैसे हैं? पहले दूसरे चैप्टर को एक यूनिट बनाया गया है जिसे स्थिर वैद्युत की कहा जाता है, और दूसरा जो ये वैद्युत धारा है ये दूसरी यूनिट है। ठीक। और तीसरी यूनिट है गतिमान आवेश चुंबकत्व, और चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व, ये तीसरी यूनिट है। ऐसे करके यहाँ पे कुल 9 यूनिटें हैं। और ये जो पहली यूनिट है इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, दूसरी यूनिट से 7 नंबर के, तीसरी यूनिट से 8 नंबर के, और चौथी यूनिट से फिर से 8 नंबर के, पाँचवीं यूनिट के 4 नंबर से आते हैं। और ये जो रे एंड वेव ऑप्टिक्स है इसमें से ये 13 नंबर का आता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसे तैयार कर लेंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और ये जो 7वां यूनिट है, 7वें यूनिट से 6 नंबर के, 8वें यूनिट से 8 नंबर के, 9वें यूनिट से 8 नंबर के आते हैं। तो ये आप अपना सिलेबस जान लीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि यूनिट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ ये फास्ट ट्रैक रिवीजन का जो बैच हमारा चला है ये आप तक एक वीडियो पहुँचते रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो ये है पहली यूनिट की स्थिर वैद्युत की, और स्थिर वैद्युत की में जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा विद्युत आवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ अलग से सीखना चाहेंगे। तो उसके लिए तो वैद्युत आवेश के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले उसके बारे में कुछ गुण या प्रॉपर्टी जो पहले से चलिए। तो बात ये आती है कि वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है। वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है? आपने बचपन में शायद प्रैक्टिकल जरूर किया होगा कि जब हम कोई पेन लेकर अपने सर में रगड़ते हैं तो उसके बाद उसे हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में चिपकाते हैं, तो उस पेन पर कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके अंदर आवेशमय या आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश का गुण। तो हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तुएं आपस में रगड़ी गई थी वह आवेशमय हो गई हैं, उनमें आवेश का गुण आ जाता है, या वह चार्ज हो जाती है या आवेशित हो जाती हैं। ठीक। तो हो जाती हैं या पदार्थ का गुण, ये गुण जो होता है ये क्या हो जाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। तो अब इसके बारे में सबसे पहले हमें जानेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कांच की छड़ ले लिया। ठीक। अब कांच के छड़ और दूसरी तरफ क्या ले लिया, रेशम ले लिया। अभी तक हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा नहीं है तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। अब जैसे ही कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रगड़ेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक। क्योंकि जब कांच को रगड़ेंगे रेशम से तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होंगे किस पे, रेशम पे। ठीक। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब ये रेशम पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये ग्रहण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अब लगभग पहले यूनानी दार्शनिक कौन से, थेल्स ने आवेश के बारे में सबसे पहले यह बताया कि इन्होंने
अंबर नाम सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अंबर नामक एक पदार्थ था, उसे सिल्क से रगड़ा। जब थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को सिल्क से रगड़ा तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अंबर क्या होता है। अंबर यह एक तरीके का गोंद है जो वृक्ष से निकलती है और वह बाद में क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और यह बहुत चमकदार होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक होता है इसका 1.5। ठीक, और इसका ये तो अंबर यही होता है। और अंबर मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, अंबर में होता क्या क्या आखिर है, तो उसमें होता है 78% कार्बन होता है, 11% ऑक्सीजन एंड अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10% हाइड्रोजन होता है, और इसका जो फार्मूला होता है C10H16 वो होता है। लेकिन 100 AD में विलियम गिलबर्ट ने, एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट, जो 100 AD में आए और उन्होंने कहा कि ऐसा गुण केवल अंबर के पास ही नहीं होता है, और भी दूसरे मटेरियल हैं जिन्हें दूसरे मटेरियल से रब्ड करने पर या घिसने पर वह भी ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले थेल्स आए, उन्होंने क्या किया, अंबर नामक पदार्थ को सिल्क से रब्ड किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि अंबर छोटे छोटे जो पीस होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद 100 AD में कौन आए, विलियम गिलबर्ट आए, और उन्होंने कहा कि ये खासियत सिर्फ अंबर के पास ही नहीं होती है, ये अन्य मटेरियल के पास भी होती है। जैसे उन्होंने क्या बताया कि एक एबोनाइट की छड़ लीजिए, उसको कैट की स्किन से रब्ड कीजिए। फिर जब एबोनाइट की छड़ को कैट की स्किन से रब्ड करेंगे तो वो क्या करेगा, एबोनाइट स्मॉल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। ये भी जैसे अंबर कर रहा था वैसे ही एबोनाइट भी करेगा। इससे दो स्थितियाँ निकलती हैं कि सबसे पहले अंबर, जो एक अंबर लेंगे उसको कैट के सिल्क से रब्ड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आवेश जो होगा सिल्क से अंबर पे आएगा। ठीक, और उसी प्रकार दूसरे भी अंबर को लेंगे और उसको भी सिल्क से रब्ड करेंगे, तब भी जो है अंबर पे ही सिल्क का वो आवेश आएगा। ठीक, अब जब इन दोनों को रब्ड किए हुए यानी रगड़े घिसे हुए अंबर को एक दूसरे के पास लाएंगे, अंबर 1 को और अंबर 2 को, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि भाई इस पर भी इलेक्ट्रॉन आ गया है, पहले को जो रगड़े थे सिल्क से, और दूसरे वाले पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि दूसरे वाले को भी रगड़े थे। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि अंबर को सिल्क से रगड़ें, ठीक है, ये बात तो सही है। उसके बाद जब विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने कहा था कि एबोनाइट को कैट स्किन से रगड़िए। अब कैट स्किन से रगड़े तो उसके बाद जब ये अंबर और एबोनाइट को एक दूसरे के पास लाया गया तो यह देखा गया कि जो एबोनाइट था और अंबर एक दूसरे को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। इससे यह पता चला कि जो अंबर था उस पर सिल्क से क्या हुआ, आवेश आया, तो वह क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, और जो एबोनाइट था, एबोनाइट से क्या हुआ, आवेश कैट स्किन पे गया तो ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो हुआ और एबोनाइट के पास कम तो ये क्या हुआ, धनात्मक हुआ। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। तो आज तो ये हमारा ये बेसिक चीज़ चल रहा है, कल से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमने जो है आवेश के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी उसको हमने जान लिया है। अब आवेश का डायरेक्ट आवेश, विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। आखिर अभी तक हमने विद्युत आवेश के गुण के बारे में पढ़ा है कि क्यों आखिर वो वस्तुओं को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, और हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत आवेश डायरेक्ट, यानी इसका सटीक फॉर्म जो है मतलब क्या निकलता है। तो इसमें यह है कि किसी पदार्थ का वह गुण, विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, ऐसा गुण जिसके कारण पदार्थ में जो है विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड पेपर में पूछा भी जा सकता है। और विद्युत आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यह भी जान लीजिए कि यह कौन सी राशि है, आदिश राशि है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तथा हम अब आगे क्या जानेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जानेंगे कि यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो Q बराबर n ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में। तो यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो Q बराबर n ई, ये फार्मूला होता है। इस नियम को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण भी, जहाँ पे A इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इसमें ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें एक पॉइंट की बात आती है, क्या है पॉइंट की बात, कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग के ही आवेश प्राप्त करता है। कोई पदार्थ आवेश कब प्राप्त करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को भाई त्यागेगा या तो ग्रहण करेगा, तभी तो आवेश को प्राप्त करेगा। अब ये जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, धनावेश तथा ऋणात्मक तथा ऋणात्मक जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो धनावेश कहते हैं कि यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। कोई पदार्थ ले लीजिए और उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, उस पर धनावेश उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कांच और रेशम का उदाहरण। जब कांच और रेशम को रगड़ रहे थे तो कांच से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे जा रहा था, और कांच क्या हो रहा था, धनात्मक धनावेशित, और रेशम क्या हो रहा था, ऋणावेशित हो रहा था। ठीक है, और दूसरा है ऋणावेश। ये ऋणावेश कहते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यानी कोई पदार्थ ले लीजिए और उस पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं एबोनाइट और सिल्क का उदाहरण। जब एबोनाइट और सिल्क, क्या एबोनाइट और सिल्क, यानी एबोनाइट को जब सिल्क से रब्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिल्क से एबोनाइट की तरफ आता है। यानी एबोनाइट जो होता है अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि एबोनाइट और सिल्क का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि एबोनाइट से जब सिल्क को रब्ड किया गया, रगड़ा गया था, तो एबोनाइट पे क्या हुआ था, ऋणावेश आ गया था सिल्क से। ठीक, इस पे आवेश आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो खैर आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलते हैं। ये था आज आपके लिए बेसिक सा था, और इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। और कल से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, डेरिवेशन और MCQs, और जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आज से अब आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे, एक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और आप तक वीडियो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और भाई दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सबको पहुँचनी चाहिए और अच्छे से तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।